छठे दौर के लिए वोटिंग चंद सेकंड के बाद उत्तर प्रदेश में शुरू होगी और मणिपुर में। उत्तर प्रदेश में छठे दौर की वोटिंग होनी है और इस चरण में नेपाल से सटे महाराजगंज और कुशीनगर के साथ साथ गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, मऊ, बलिया यानी 7 जिले 49 सीट। और दूसरी तरफ अगर मणिपुर की तरफ देखें तो वहां पर 38 सीटों पर, वहां पर 2 फेज में वोटिंग होनी है। मणिपुर में पहले फेज में 38 सीटों पर वोटिंग हो रही है। और इन सब स्थितियों को जानने समझने के लिए चूंकि सुबह सुबह का वक्त है, हमें लगता है कि सूरज पूरब से उगता है, तो आइए रुख पूरब का ही किया जाए। और इंद्रजीत कुंडू इस वक्त हमारे साथ इम्फाल से जुड़े हैं और उत्तर प्रदेश के तमाम जगहों पर हमारे संवाददाता हैं। लेकिन इंद्रजीत कुंडू, मणिपुर में पहले फेज की वोटिंग आज हो रही है, 38 सीट है, लेकिन बहुत सारी नजरें इस बात को लेकर हैं कि इरोम शर्मिला, हालांकि वो दूसरे फेज में उनके वोटिंग होगी उनकी सीट पर, लेकिन किस तरीके का पहली बार वहां पर माहौल है, क्योंकि एक नए राजनीतिक पार्टी के साथ साथ इरोम शर्मिला ने जिन मुद्दों को उठाया है 16 बरस अनशन के बाद, इस स्थिति में क्या वहां का वोटर कुछ नया देख रहा है? जी, 2 चरणों में मतदान होने हैं। 38 सीटें आज सीटों पे आज चुनाव है। इरोम शर्मिला जरूर एक फैक्टर है, लेकिन जिस तरह से 16 साल के जो अनशन था वो तोड़ के उन्होंने राजनीति में कदम रखा है, इससे मणिपुर के लोगों में काफी नाराजगी है, क्योंकि लोगों का ये मानना है कि पॉलिटिक्स डर्टी है, डर्टी पॉलिटिक्स है, और उसमें शायद उन लोगों का ये मानना है कि पॉलिटिक्स में आने से उनको भी करप्शन से कुछ ना कुछ वो हो जाएगा और प्रॉब्लम होगी, और इसीलिए ज्यादा एक्सेप्टेंस इस वक्त नहीं है। सिर्फ 3 सीटों पे उनकी जो पार्टी है प्रजा वो लड़ रही है। 1 सीट के चुनाव आज होने हैं, तो ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा कि किस तरह का एक्सेप्टेंस उनको इस बार मिलता है। लेकिन इरोम शर्मिला से भी हम लोगों ने बात की, उनका ये कहना है कि वो राजनीति चेंज करने के लिए आए हैं, क्लीन करना चाहती है इस डर्टी पॉलिटिक्स को, जिसको कहा जाता है बहुत ज्यादा करप्शन है। तो उनको भी इस बार नहीं लगता है कि वो उस तरह से चैलेंज कर पाएंगी, लेकिन ये लंबी रेस की घोड़ा वो अपने आप को मानती है, और 2019 के जो चुनाव होने हैं लोकसभा के, उसको भी वो लोग किसी न किसी तरह से टारगेट कर रही हैं। तो ये एक पहला एक्सपेरिमेंट होगा किस तरह से मणिपुर की जो राजनीति है, जहां पे करप्शन एक बहुत ही इशू है, उसको किस तरह से टैकल किया जाए, ये देखना रहेगा। आप जरा दिखाएंगे कैमरे को खोल के कि वहां पर चूंकि इम्फाल के लोग दर्शन भी करें कि सुबह सुबह क्या नजारा है पोलिंग बूथ पर, वो भी जरा दिखाइए। हम पूरे स्क्रीन पर आपको ले रहे हैं। बिल्कुल, आपको दिखा दें, हम लोग इस वक्त इम्फाल शहर में ही हैं और देख सकते हैं सुबह अभी पोलिंग स्टेशन खुलने वाला है और वोटिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अभी से कितना लंबा लाइन लोगों का देख सकते हैं। 250 से भी ज्यादा सेंट्रल फोर्स की कंपनियां का यहाँ पे तैनात की गई है। आर्मी भी है, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है और असम राइफल्स के जवान भी है, क्योंकि मणिपुर एक डिस्टर्ब इलाका है, इंसर्जेंसी प्रोन इलाका है, और पिछले 4 महीने से एक इकोनॉमिक ब्लॉकेड चल रहा है इम्फाल वैली का, जो यूनाइटेड नागा काउंसिल ने इंपोज किया है, क्योंकि सरकार का जो डिसीजन था 7 नए जिले बनाने की नागा ट्राइबल एरियाज में, उसके खिलाफ प्रदर्शन हो रही है नागाओं का, और इसीलिए यूएनसी का ब्लॉकेड भी चल रहा है। तो बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो इस इलेक्शन में इंपैक्ट डाल सकती है, और ब्लॉकेड एक महत्वपूर्ण हिस्सा इस इलेक्शन का बनने वाला है। इंद्रजीत, एक और सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि सुबह वहां तो सुबह 4:30-5 बजे तक उजाला हो जाता है, और चूंकि 7 बजे से वोटिंग है, अब तो खुल के माने रोशनी नजर आ रही है जो आप दिखला रहे हैं, तो शाम कितने बजे ढलेगी, क्योंकि और वोटिंग कब तक कितने बजे तक होगी? देखिए, 5 बजे का टाइम है यहाँ पे वोटिंग का, तो 5 बजे तक होनी है, लेकिन जैसे आप कह रहे थे कि सुबह जल्दी हो जाती है, तो 5 बजे तक लाइट भी कम हो जाती है, लेकिन जितना भी लाइट रहता है, अभी इलेक्शन कमीशन का जो टाइम फिक्स किया गया है वो 5 बजे का है यहाँ पे। ओके, अब हम उत्तर प्रदेश की तरफ जरा सा रुक कर रहे हैं, आपके पास आते रहेंगे इंद्रजीत कुंडू बीच बीच में। और आजमगढ़ में हमारे साथ मौसमी हैं, बलिया में सुजीत झा हैं, मऊ में शिवपूजन है, गोरखपुर में हिमांशु हैं। आजमगढ़, मौसमी, आजमगढ़ जहन में नाम आते ही बहुत सारे नाम आते हैं, कैफी साहब भी याद आते हैं, और नूरजहां ने जिनसे निकाह किया था शौकत हुसैन रिजवी साहब भी आते हैं। लेकिन मौजूदा वक्त में आजमगढ़ की पहचान कुछ और हो चली है, और इस पहचान के आसरे क्या देख पा रहे हैं आप, मौसमी?
जी बिल्कुल प्रसून जी, आपने कैफी आजमी साहब का जिक्र किया तो यहाँ से जो जर्रा उठता है वो नैयर आजम होता है। उन्होंने कहा था शायद यही आजमगढ़ की का जो गौरव था एक, वो उसकी उन्होंने गाथा कही थी। पर आज के दौर में आजमगढ़ खुद अपने हक से लड़ रहा है। कोई इसे आतंक की फैक्ट्री कहता है तो कोई इसे जो विकास का इंडेक्स है उसमें सबसे पीछे कहता है। पर आजमगढ़ इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है प्रसून जी, क्योंकि आपको बता दें कि 2012 में 10 में से 9 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी। एक तरह से प्रतिष्ठा की लड़ाई है समाजवादी पार्टी के लिए और खास तौर से मुलायम सिंह के लिए, क्योंकि मुलायम सिंह का ये गढ़ है, यादव लैंड इसको कहते हैं, आजमगढ़ को यादव लैंड भी कहते हैं। और ये मुलायम सिंह की प्रयोगशाला रही है। जहां तक आप मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन की बात करें तो ये एक सफल प्रयोग 2012 से लेके 12 में और पहले भी मुलायम सिंह ने यहां से किया। लेकिन इस बार कड़ी चुनौती है। 3 फैक्टर्स हैं जो मैं कहूंगी अहम है प्रसून, जो यहां पे काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा फैक्टर तो खुद मुलायम है यहां पे, क्योंकि मुलायम सिंह ने इस बार कैंपेन नहीं किया है और उसकी वजह से जो खेमा है समाजवादी पार्टी का वो कहीं थोड़ा सा बटा नजर आ रहा है। यहां पे दुर्गा प्रसाद यादव है जो अपनी प्रतिष्ठा की लड़ाई लड़ रहे हैं। 7 बार विधायक रह चुके हैं आजमगढ़ गढ़ से और 8वीं बार वो चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो वसीम अहमद साहब हैं जो शिवपाल के करीबी माने जाते हैं, पर उनको टिकट नहीं मिला है, तो वो फैक्टर जरूर काम कर रहा है प्रसून। और दूसरा फैक्टर जो है वो है मुख्तार अंसारी का फैक्टर, जिन्होंने बसपा का हाथ बुलंद किया है, हाथी पे चढ़ गए हैं। तो आजमगढ़ में भी उनका काफी प्रभाव है, गाजीपुर में उनके बड़े भाई लड़ रहे हैं। तो मुख्तार अंसारी फैक्टर काफी अहम है, क्योंकि करीबन 20 से 22% यहाँ पे मुसलमान हैं जो काफी प्रभावित रहते हैं मुख्तार अंसारी से। और तीसरा फैक्टर जो है वो राजभर फैक्टर है। राजभर ओम प्रकाश राजभर जो है वो भाजपा के साथ उन्होंने अलायंस किया है अपनी पार्टी का और उनका एक कैंडिडेट आजमगढ़ से लड़ रहा है। लगभग अगर बात करें प्रसून तो ओबीसी में 2.5% है पूरे उत्तर प्रदेश में, पर यहाँ पे पूर्वांचल में राजभर फैक्टर बेहद अहम है क्योंकि यहाँ पे संख्या ज्यादा है। तो ये 3 फैक्टर हैं प्रसून जो तमाम पार्टियों के जो समीकरण है वो तय करेंगे। एक खटपट जवाब दीजिए, मुलायम ने आजमगढ़ में सियासी जमीन समाजवादियों के लिए खड़ी की, बनाई, सींची। मुलायम उस वक्त भी चुनाव वहां से जीते जब मोदी की हवा 2014 में चल रही थी। अखिलेश की साख क्या सबसे ज्यादा आजमगढ़ में जमी हुई है? अगर यहां निपट गए तो मुश्किल है आने वाले वक्त में। बिल्कुल सही कहा प्रसून आपने, क्योंकि ये अखिलेश की अग्नि परीक्षा है। क्या ये मौलाना मुलायम जो है उनकी जो विरासत है, क्या अखिलेश वाकई में वो अपना पाते हैं और खड़ी कर पाते हैं एक अपनी अलग सियासत? वो आजमगढ़ तय करेगा, क्योंकि आजमगढ़ ही आपको जैसे मैंने बताया कि टेस्ट फैक्ट्री रही है मुलायम सिंह के लिए। यादव लैंड है पर बेहद प्रिय है मुसलमानों में भी, और वो यादव मुसलमान का जो कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पे अटूट हो जाता है। इसलिए देखना होगा कि जितने समाजवादी पार्टी ने जितनी उठापटक देखी है, क्या उसका प्रभाव आजमगढ़ यानी कि मुलायम के गढ़ में यादवों की भूमि में पड़ता है या नहीं। सुजीत, चंद्रशेखर की जमीन है बलिया, हालांकि पहचान तो बहुत सारे अलग अलग नेताओं की है वहां पर, यह भी माना जाता है जेपी या फिर मंगल पांडे, बहुत सारे नाम है। लेकिन बहरहाल अब चंद्रशेखर के बेटे समाजवादी पार्टी के साथ हैं। नीरज, क्या बलिया राजनीतिक तौर पर उसी रूप में धड़क सकता है जिस रूप में चंद्रशेखर ने एक पहचान दिला दी थी बलिया को राष्ट्रीय तौर पर? देखिए प्रसून जी, बलिया का चंद्रशेखर जी से जो रिश्ता है वो रिश्ता आज के दौर में अगर देखें तो आज के नेताओं में वैसा रिश्ता दिखता नहीं है। बलिया में वही बदहाली है, चूंकि ये बिहार से सटा हुआ इलाका है और बहुत अलग नहीं है जो स्थिति है यहाँ की। पिछले 2 दशक में देखें तो सदी बदल गई, साल बदल गए, सरकारें बदली, लेकिन स्थिति जस की तस है। चाहे वो स्वास्थ्य की स्थिति, व्यवस्था की स्थिति हो, शिक्षा व्यवस्था की स्थिति हो, एक यूनिवर्सिटी तक यहाँ पर अभी तक नहीं खुल पाया। चंद्रशेखर जी के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना जरूर की गई है, लेकिन उसमें कुलपति बैठते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं। तो ऐसे में देखा जाए तो चंद्रशेखर जी का जो कद था उस कद पर यहाँ पर कोई टिकता दिख नहीं रहा है। रही बात, वो समाजवादी पार्टी के साथ जरूर हैं, लेकिन
समाजवादी पार्टी में जिस तरीके से उठापटक हुई है और उसका सीधा असर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वो अखिलेश सिंह यादव और शिवपाल सिंह यादव के बीच में जो खटपट है, और यही वजह है कि बलिया में समाजवादी पार्टी जो पिछली बार 7 सीटों में से 5 सीटों पर उसे विजय मिली थी, इस बार वो कड़ा संघर्ष कर रही है। बलिया एक इसलिए भी खास है अखिलेश के लिए क्योंकि उनके मंत्रिमंडल में 4 मंत्री यहाँ इस जिले से थे, और जिसमें से 2 मंत्रियों को टिकट उन्होंने नहीं दिया। एक पूर्व मंत्री भी हैं जो अंबिका चौधरी हैं, वो बसपा के साथ हैं। यहाँ पर जो बलिया शहर से नारद राय हैं, नारद राय समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जो स्थिति है यहाँ पर जो देखा जाए स्पष्ट तौर पर पोलराइजेशन दिख रहा है, और निश्चित रूप से जो पिछला 2012 की जो स्थिति थी उसको पाना समाजवादी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं कठिन जरूर लग रहा है। जैसे एक मंत्री हैं राम गोविंद चौधरी, वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके खिलाफ जो उम्मीदवार है एक मंटू सिंह, वो शिवपाल यादव के गुट के हैं, तो उनको कड़ी चुनौती वहां मिल रही है। तो इस प्रकार देखें तो हर सीट पर कहीं ना कहीं अपनी ही पार्टी से समाजवादी पार्टी लड़ रही है, जिसका फायदा उनके विरोधियों को मिलेगा। यकीनन। और गोरखपुर का मिजाज, हिमांशु आप हमारे साथ हैं, लेकिन दर्शकों को एक जानकारी होनी चाहिए कि योगी आदित्यनाथ दरअसल हिंदू महासभा से निकले हुए हैं। इनके गुरु जो थे हिंदू महासभा में, और हिंदू महासभा ने कभी आरएसएस को कुछ समझा नहीं, और आरएसएस के भीतर से बार बार इसीलिए आवाज आती है कि योगी आदित्यनाथ का मिजाज भी हिंदू महासभा वाला अब तो नहीं है, और शायद इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन बहरहाल गोरखपुर एक प्रयोगशाला है, हिमांशु, जहां पर आप खड़े हैं, और इस प्रयोगशाला में वोटों का ध्रुवीकरण बड़ा तीखा और बड़ा तेजी से होता है। क्या ये महसूस आप वहां पर कर पा रहे हैं? बिल्कुल, और पूरी कोशिश सारी पार्टियों ने यहाँ पर जो 9 विधानसभा हैं सबने पूरी कोशिश की है, और पिछली बार 3 सीटें बीजेपी को और 4 बसपा को मिली थी। इस बार कांग्रेस और सपा के गठबंधन के बाद वो भी पूरी तरीके से लड़ाई में आ गए हैं। तो योगी आदित्यनाथ इस बार उनकी कोशिश ये थी कि सिर्फ यहीं पर नहीं, सिर्फ गोरखपुर के 9 सीटों पर ही नहीं, बल्कि वो जो आसपास का पूरा पूर्वांचल का इलाका है वो हर जगह वो गए, रोड शो किया, नुक्कड़ सभाएं की, और ये उन्होंने इसलिए किया कि उनका कद बढ़े और आसपास में उनकी कोशिश है कि ज़्यादा सीटें आएँ, और यही वजह है कि वो पूरी दिन रात मेहनत की और हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश की। लेकिन गोरखपुर की अगर हम बात करें तो गोरखपुर में जो यहाँ का मतदाता है उसका ये मानना है कि अब विकास की बात होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लोगों का कहना है कि पिछले 20-25 सालों में कुछ खास बदला नहीं है। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, लोगों को छोटी छोटी समस्याएं, उनका कहना है कि जब तक सिस्टम वैसा ही पड़ा हुआ है, कोई बदलाव नहीं है। तो इस बार जो लोग यहाँ पर वोट डालने आ रहे हैं, हर किसी के मन में विकास की बात है। तो जो विकास की बात कर रहा है, जो आगे बढ़ने की बात कर रहा है, उसके साथ लोग यहाँ पर जाते हुए दिख रहे हैं, और उसी को ध्यान में रख करके जो भी इस इलाके में प्रचार किया गया, इन 9 विधानसभाओं की अगर आप बात करें या आसपास के जो आदमगढ़ है, मऊ है, हर जगह पर सबने विकास की बात की है और उसी तरीके से मतदाताओं को रिझाने की कोशिश की है। और योगी आदित्यनाथ खास तौर से उनकी ये कोशिश रही है कि अगर आसपास वो अपना प्रभुत्व जमाने में सफल होते हैं, कुछ सीटें निकलवाने में सफल होते हैं, तो इलेक्शन के बाद वो अपना कद पार्टी में बढ़ा सकेंगे। चलिए शिवपूजन, आप मऊ में हैं, लेकिन हम आपके पास ब्रेक के बाद आएंगे, क्योंकि ये वो जगह है जहां पर हुमायूं को हार मिली थी, शेरशाह सूरी का दौर। लेकिन यहां पर किसे हार और जीत मिलेगी, जिक्र आपसे होगा, चूंकि आप पूरे उत्तर प्रदेश को हमारे यहां से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल लौटेंगे ब्रेक के बाद। उत्तर प्रदेश की 49 सीट और 38 सीट मणिपुर की, जहां पे पहले फेज का यानी पहले चरण का मतदान हो रहा है मणिपुर में, और छठे चरण का मतदान हो रहा है यूपी में। सीधे मऊ चलते हैं, शिवपूजन हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, हम जरा एक तस्वीर दिखा देते हैं। योगी आदित्यनाथ वोट डालने पहुंचे हैं गोरखपुर का, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की पूरी राजनीतिक प्रयोगशाला से बीजेपी कैसे घबराती कतराती है, या फिर बीजेपी के भीतर का एक अंतर्विरोध जो रहता है, वो योगी आदित्यनाथ
चलिए जरा सुने क्या कुछ बोलते हैं। योगी जी लोगों का मुद्दा है विकास, कह रहे हैं विकास के नाम से वोट दे रहे हैं और गोरखपुर में विकास नहीं हो रहा। छठे चरण का मतदान प्रारंभ हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी छठे चरण में भी भारी बहुमत से सीटें जीतेगी और 2/3 मेजोरिटी भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश में आएगा। डेवलपमेंट और राष्ट्रवाद ये दोनों हमारा मुद्दा है। हर नागरिक को विकास की योजना से जोड़ना और हर नागरिक की सुरक्षा, भारतीय जनता पार्टी ने इस बारे में स्पष्ट अपने चुनावी न केवल घोषणा पत्र में अपितु केंद्र की श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने वह करके दिखाया भी है। जनता का जो रुझान है वह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। सपा बसपा के कुशासन से वो मुक्ति चाहता है और 11 मार्च को जब परिणाम आएंगे तो आप सभी इस बात को देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बनाएगी। सपा बसपा के कुशासन का अंत होगा और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सुशासन की स्थापना होगी। योगी आदित्यनाथ जी हमारे सड़क देखिए तो कह रहे हैं सड़क पर चलो, चूंकि पोलिंग बूथ के इर्द गिर्द ऐसे भी नेताओं को नहीं बोलना चाहिए। लेकिन हमको लगता है ब्रेक से पहले एक सवाल लेना चाहिए शिवपूजन झा से। शिवपूजन, एक राजनीतिक प्रयोगशाला गोरखपुर की जहां पर योगी आदित्यनाथ, एक दूसरी प्रयोगशाला मुख्तार अंसारी, आप मऊ में हैं, वहीं से वो चुनाव लड़ रहे हैं। वो जेल में रहते हुए ही चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक फैक्टर ज़रूर है इस पूरे के पूरे 4 की 4 सीटों पे। गौरतलब है कि मुख्तार अंसारी ने पहले जो है जिस तरीके से हमने देखा कि समाजवादी पार्टी को जो है अपना सपोर्ट प्लेज किया था, लेकिन उसके बाद हमने देखा किस तरीके से राजनीतिक हालात बहुत तेज़ी से उत्तर प्रदेश में बदले और ये बसपा की गोद में आ गए। उसके बाद फिर जो है भाजपा ने एक नारा दिया था, कहा था कि जो है गुंडे चढ़ गए हाथी पे और अब गोली मारेंगे छाती पे। क्या ये एक मुद्दा है? बहुत सारे हमारे पास फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। पुनप्रसून जी, मैं उन लोगों से बात करता हूँ, इनके लिए आखिर मुद्दे क्या हैं? मऊ में हैं, आपके लिए मुद्दे क्या है? फर्स्ट टाइम वोटर है, पहली बार आप वोट डालने आए हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि यूपी में कोई अच्छी सरकार आए, कुछ ऐसा अच्छा काम हो। अच्छा काम हो। विकास हुआ है आपके क्षेत्र में? जी अभी नहीं हुआ है, अभी होने के लिए कहा जा रहा है। शिक्षा की क्या व्यवस्था है आपके यहाँ? शिक्षा की व्यवस्था बहुत ही खराब हो चुकी है और हम लोग चाहते हैं कि हमारा शिक्षा स्तर बढ़े। शिक्षा स्तर बढ़े, ये आपने सुना, ये चाहते हैं शिक्षा का स्तर बढ़े इस इलाके में। ये है ये फर्स्ट वोटर्स की मांग। लौटते हैं ब्रेक के बाद, जिक्र होगा इस पर, चर्चा भी होगी, लेकिन ब्रेक के बाद होगी।